Hello students. So today we will discuss exercise 5.1 of class 9 Euclid geometry. So let us start first exercise 5.1. Exercise 5.1. ठीक है. First question we will read it. Which of the following statements are true and which are false? Give reasons for your answers. हमें ये देखना है कौन से true है कौन से false है. Only one line can pass through a single point. वो कह रहा है only one line. पॉइंट क्या होता है? पॉइंट इज दिस. लेट अस सपोज दिस इज ए पॉइंट. वो कह रहा है ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट. ये ट्रू है कि फॉल्स है? ये फॉल्स है. क्यों? क्योंकि एक पॉइंट में से तो बहुत सारी लाइंस पास कर सकती हैं. ऐसे ये लाइन होगी मान लो एल, ये लाइन होगी एम. सो इन्फिनाइटली लाइंस है ना, काउंटलेस लाइंस कैन पास थ्रू इट. बहुत सारी लाइंस ऐसे पास कर सकती हैं एक पॉइंट से, बहुत सारी है ना, बहुत सारी लाइंस पास कर सकते हैं. तो ठीक है. तो ये क्या हुआ? फॉल्स हुआ. आप ये फिगर बना सकते हो कि एक फिगर में एक पॉइंट में से बहुत सारी लाइंस पास हो सकती हैं. और मैं एक और बता दूं आपको ना, एक होता है कॉन्करेंट लाइंस. कॉन्करेंट लाइंस CONCURRENT है ना, कॉन्करेंट लाइंस. व्हेन 3 or more than 3 lines passing through the same point are called concurrent lines. कितनी? 3 या 3 से ज्यादा लाइन जब एक पॉइंट से पास करती हैं तो क्या कहा जाता है उनको? दीज आर कॉन्करेंट लाइंस. क्योंकि दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट पे तो उनको कहते हैं लाइंस आर इंटरसेक्टिंग. दीज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग. और जब 3 या 3 से ज्यादा लाइंस एक पॉइंट से पास करती हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? कॉन्करेंट लाइंस. तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ये क्या था? फर्स्ट क्या है हमारा? फॉल्स. तो आपने क्या लिखना है? रीजन इनफिनाइटली मेनी लाइंस कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट. सो नेक्स्ट पढ़ती है. There are an infinite number of lines which there are infinite number of lines which pass through two distinct points. देखो एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट क्या है यहाँ पे? सपोज बी. There are infinitely number of lines which can pass through these 2 points. This is also there are false. This is also false. Why? Because there is only one line which can pass through these 2 points. सिर्फ एक ही लाइन है जो इन दोनों पॉइंट से पास होके जा सकती है. सिर्फ एक लाइन. बट वो क्या कह रहा था? There are an infinite number of lines. This is passing through the 2 distinct points. ये दो डिफरेंट पॉइंट से A एंड B, इनमें से सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है दोनों पॉइंटों से पास हुई, और कोई लाइन नहीं हो सकती. तो इट इज ऑल्सो फॉल्स है ना. उसके बाद अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड्स. ये टर्मिनेटेड लाइन है. दिस इज व्हाट? टर्मिनेटेड लाइन. लाइन सेगमेंट को टर्मिनेटेड लाइन कहा गया है ना. तो ये दोनों तरफ से एक्सटेंड की जा सकती है. यस, वी कैन एक्सटेंड फ्रॉम बोथ साइड्स. तो ये आई थिंक सेकंड पोस्टुलेट है ये है ना. तो ये क्या है? ट्रू है. सो थर्ड इज व्हाट? ट्रू. आप ये करके दिखा सकते हो ना एग्जाम में. नेक्स्ट फोर्थ. इफ टू सर्कल्स आर इक्वल, if two circles are equal then their radius are equal. so yes, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं हाँ both circles are equal. ये true है. अगर दो सर्कल्स इक्वल हैं, अब यहाँ पे मेरे से पूरे इक्वल नहीं बनेंगे, मान लो मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये 2 सर्कल्स आर इक्वल है ना, तो उनका रेडियस इक्वल होगा तभी हम उनको इक्वल कहेंगे है ना. अगर दिस इज 5 तो दिस विल बी ऑल्सो 5, देन सर्कल्स विल बी इक्वल है ना. तो वो दो सर्कल्स इक्वल कब होंगे? जहां ये कह लो कि कॉन्ग्रेंट कब होंगे? 2 सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट व्हेन देयर रेडियस विल बी इक्वल. सो ये उन्होंने क्या कहा? 2 सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियस आर इक्वल. ये अगर सर्कल्स इक्वल है तो रेडियस पक्का इक्वल होगा. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू. दिस इज ऑल्सो ट्रू है ना. आगे देखिए फिफ्थ. वो कह रहा है AB इफ AB इज इक्वल टू PQ. इफ AB इज इक्वल टू PQ, if AB is equal to PQ and PQ is equal to XY, PQ is equal to XY, PQ is equal to XY, then AB is equal to XY, then AB is equal to XY. ये इक्वल, ये ट्रू है या फॉल्स है ना? दिस इज ट्रू और फॉल्स. AB is equal to क्या है? PQ. AB इज इक्वल टू क्या है? PQ. एंड PQ किसके इक्वल? XY के. अब ये देखो, ये थिंग इसके इक्वल है और ये थिंग भी इसके इक्वल है. ये दोनों क्या है? आपस में इक्वल. तो AB इज इक्वल टू क्या होगा? XY. वाई? हमने एग्जाम पढ़ा था ना, पहले ही एग्जाम पढ़ा था आई थिंक. थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर. ये पहले ही एग्जाम पढ़ा था हमने है ना. तो अब ये AB इसके इक्वल है
और PQ के PQ इसके इक्वल है। अब ये भी इसके इक्वल है और ये भी इसके इक्वल है और ये दोनों आपस में इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे ही होंगे ना। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर, है ना। तो ये हो गया फिफ्थ, तो ये भी क्या था, ट्रू था। दिस इज ऑल्सो ट्रू। सो दीज आर द 5 parts of first, so note it down. Now we will do second question. Give a definition for each of the following terms. Are there other terms that need to be defined first? What are they and how might you define them? देखो यहाँ पे ना definitions बतानी है हमें। जैसे पहले क्या है, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन क्या देंगे, है ना। तो अगर, और उसके लिए कौन कौन सी टर्म्स और मुझे डिफाइन करनी पड़ेंगी, ये भी है साथ में, है ना। तो मैं साथ साथ बताऊंगा आपको पैरेलल लाइंस का मतलब क्या है ना। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन हम दे सकते हैं, जैसे इफ टू लाइंस आर, आप लिख लो साथ साथ, टू लाइंस आर said to be parallel if they never meet, आप खुद लिख लो ना, मैं बोल रहा हूं। टू लाइंस आर said to be parallel if they never meet on the same plane, on the same plane, है ना। Two lines are said to be parallel if they never meet on the same plane. अब मतलब क्या है, मतलब इसके लिए मुझे कौन सी टर्म और डिफाइन करनी पड़ेगी, प्लेन। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लाइन भी, लाइन आपको पता है ना, ये लाइन होती है। अब ये देखो एक प्लेन है, दिस इज अ वन प्लेन, ये एक प्लेन है, ये बोर्ड है ना यहाँ पे, ये व्हाइट बोर्ड है, ये एक प्लेन है। इस प्लेन के ऊपर अगर मैं कोई लाइन खींचता हूं ऐसे, है ना, ये लाइन होगी L और एक ये लाइन क्या होगी M, एक लाइन ये क्या होगी M। अगर इस प्लेन के ऊपर, इस प्लेन के ऊपर अगर ये मीट नहीं करती हैं, जितना मर्जी मैं एक्सटेंड कर लूं, तो ये लाइन क्या है, पैरेलल है। तो आपने ये याद रखना है, टू लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे नेवर मीट ऑन द सेम प्लेन। ये जितना मर्जी एक्सटेंड कर लो, ये कभी भी मीट ना करें। सो आई थिंक आप डेफिनेशन में फिर रिपीट कर रहा हूं, टू लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे नेवर मीट ऑन द सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब यही है ना, ये वाला, कि ये एक प्लेन है सेम प्लेन के ऊपर, है ना। तो ये थी पैरेलल लाइंस के बारे में। तो उसके लिए मैंने प्लेन की डेफिनेशन बतानी थी, और लाइन की आपको पता ही है ना, द स्ट्रेट पाथ बिटवीन द टू पॉइंट्स। तो उसके बाद देखते हैं जब सेकंड डेफिनेशन। सेकंड इज व्हाट, परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस। अब देखो इसका परपेंडिकुलर लाइंस का मतलब क्या है। टू लाइंस, आप लिखो, खुद लिखो, मैं थोड़ा थोड़ा लिख रहा हूं बीच में। टू लाइंस आर सेड टू बी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का ये साइन होता है ना मैथमेटिक्स में। टू लाइंस आर सेड टू बी परपेंडिकुलर इफ दे मीट और इंटरसेक्ट, दोनों लिख दो, इफ दे मीट और इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, ठीक है, एट 90 डिग्री। तो ये देखो, इफ टू, दोबारा बोल रहा हूं मैं, टू लाइंस आर सेड टू बी परपेंडिकुलर इफ दे मीट और इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री एंगल, है ना। एट राइट एंगल कह सकते हो आप, एट राइट एंगल, ठीक है, RIGHT, राइट एंगल। अब उसके लिए मुझे ये डिफाइन करना पड़ेगा राइट एंगल क्या होता है। इंटरसेक्टिंग क्या होती है, इंटरसेक्टिंग का मतलब होता है कि टू लाइंस आर सेड टू बी इंटरसेक्टिंग इफ दे हैव वन कॉमन पॉइंट, उनको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इसके लिए मुझे इंटरसेक्टिंग डिफाइन करना पड़ा, इंटरसेक्टिंग। अब वो भी साइड में लिख सकते हो। इंटरसेक्टिंग क्या होता है, टू लाइंस आर सेड टू बी इंटरसेक्टिंग इफ दे हैव वन पॉइंट इन कॉमन, जब उनका एक ही पॉइंट क्या होता है, कॉमन, ठीक है। और मीट भी यही होगी ना, इसको ही मीट बोल देंगे अगर ऐसे हो, तो ये मीट कर रही है एट वन पॉइंट, कॉमन पॉइंट पे मीट कर रही है। तो ये था इसकी परपेंडिकुलर लाइंस की डेफिनेशन, है ना। परपेंडिकुलर लाइंस के लिए मैंने आपको क्या बता दिया, तो राइट एंगल का मतलब क्या होता है 90 डिग्री, और दूसरा क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है, ये आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हो खुद, है ना। उसके बाद देखो सेकंड थर्ड डेफिनेशन।
ठीक है। थर्ड देखो क्या है, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट की सिंपल सी डेफिनेशन आपने क्या देनी है, इट इज अ स्ट्रेट पाथ बिटवीन द टू पॉइंट्स। बस क्या है, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन आपने ये देनी है। कई बार हम ये कहते हैं इट हैज फिक्स्ड लेंथ, इट हैज नो एंड, इट हैज अ फिक्स्ड एंड पॉइंट्स, ये वो आपने सिर्फ छोटी सी डेफिनेशन देनी है। क्या वो मैंने बोल दिया आपको, इट इज द स्ट्रेट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, ये है डेफिनेशन किसकी। और उसके बाद आगे आपने ये लिखना है तो लिख दो इट हैज फिक्स्ड लेंथ, वो बाद में लिख सकते हो अगर लिखना है तो ना। तो इसके लिए मुझे क्या डिफाइन करना पड़ेगा, पॉइंट। पॉइंट क्या है, इट इज अ लोकेशन। इट इज अ लोकेशन, जैसे ये ए पॉइंट है, एक कहीं पे भी हो सकता है, ये बी पॉइंट है, इसके बीच में जो स्ट्रेट पाथ है उसको लाइन सेगमेंट बोलेंगे। तो ये हुआ, दिस इज अ स्ट्रेट पाथ बिटवीन द टू लाइंस, तो इसी क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट, है ना। तो इसके लिए मुझे क्या डिफाइन करना पड़ेगा, पॉइंट द स्ट्रेट पाथ। स्ट्रेट पाथ तो आपको पता ही है ना, ये स्ट्रेट पाथ है। तो और पॉइंट क्या है, पॉइंट का मतलब क्या है, इट इज अ लोकेशन, है ना, लोकेशन। इट डज नॉट हैव ब्रेड्थ एंड लेंथ, पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं तो ठीक है। तो ये थी लाइन सेगमेंट। अब देखो नेक्स्ट, उसके बाद रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो रेडियस ऑफ अ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, इसकी डेफिनेशन क्या दोगे। देखो रेडियस ऑफ सर्कल क्या होता है, ये सर्कल है, यहां पे ये सेंटर होता है O, और कोई भी पॉइंट हो इसके ऊपर, कोई भी पॉइंट हो A B कहीं पे भी, उसको जो ज्वाइन करता है सेंटर के साथ, वो क्या होता है, रेडियस होता है। दिस इज कॉल्ड रेडियस। अब इसकी डेफिनेशन क्या दोगे, आप डेफिनेशन ये दे सकते हो, द डिस्टेंस, लिखो साथ में ना, आप लिखो द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखो क्या बोला मैंने, द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल फ्रॉम द सेंटर इज कॉल्ड रेडियस। कोई भी पॉइंट लाई कर रहा है किसके ऊपर, सर्कल के ऊपर, उसका डिस्टेंस कहां से, फ्रॉम द सेंटर, दैट इज कॉल्ड रेडियस। अब उसके लिए देखो, इसके लिए मुझे क्या, सेंटर, एक नया पॉइंट क्या आपको बताना पड़ेगा, सेंटर क्या होता है, ये सर्कल का सेंटर है। और एनी पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल का मतलब है सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट है, तो ये मुझे दिखाना पड़ेगा ना। डेफिनेशन आपने लिख ली होगी, क्या है, द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, दैट इज कॉल्ड रेडियस, है ना। तो ये हो गया रेडियस। उसके बाद क्या है, किसकी डेफिनेशन है, स्केयर की, है ना। आप इनको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, लेकिन मीनिंग यही निकलना चाहिए, मैथमेटिकल मीनिंग, ठीक है। अब मैं किसी बुक में से नहीं लिखवा रहा, ये मैंने खुद की मतलब अपनी डेफिनेशन है जो बच्चों को हर साल बताते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, स्केयर। अब स्केयर के लिए देखो, स्केयर क्या है, स्केयर की सिंपल सी डेफिनेशन आप ये दे दो, द फोर साइडेड पॉलीगन, फोर साइडेड रेगुलर पॉलीगन बोल दो, यहां पे यहीं पे काम नंबर दो, द फोर साइडेड रेगुलर पॉलीगन whose all angles are right angles, बस ये इसकी डेफिनेशन है। अब इसमें मुझे क्या बताना पड़ेगा, एक तो रेगुलर का मतलब whose all sides and angles are equal and angles are also equal। और पॉलीगन क्या है, द क्लोज्ड, पॉलीगन क्या होता है, द क्लोज्ड, देखो क्या है, पॉलीगन क्या होता है, द क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ 3 और मोर देन 3 लाइन सेगमेंट्स। लिख ली होगी आपने ना, क्या बोला मैंने, द क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ 3 और मोर देन 3 लाइन सेगमेंट्स, है ना। तो उसे क्या कहते हैं, पॉलीगन कहते हैं। क्लोज्ड फिगर, क्लोज का मतलब ये ऐसे क्लोज होनी चाहिए, जैसे ये ट्रायंगल है, ये पॉलीगन है, ये क्लोज्ड है ना। तो जैसे ये है, इट इज नॉट क्लोज्ड, अगर मैं ऐसे लिख दूं ऐसे, तो ये क्लोज्ड नहीं है, ना।
ना तो क्लोज नहीं है तो पॉलीगन नहीं हो सकता, क्योंकि पॉलीगन का मतलब क्या होता है, क्लोज्ड फिगर होनी चाहिए एंड मेड अप ऑफ 3 और मोर देन 3 लाइन सेगमेंट्स। तो आपने समझ लिया होगा यहाँ पे 4 साइडेड रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आपको पता चल जाए कि जितनी भी उसकी साइड है वो सारी क्या होंगी, इक्वल, और हर एक एंगल क्या होगा 90 डिग्री। और मैंने आगे लिख दिया हुज ऑल एंगल्स आर राइट एंगल्स, ठीक है। तो वो क्या होता है, स्क्वायर। राइट एंगल पॉलीगन नया था वो बता दिया कंसेप्ट यहाँ पे। रेगुलर, रेगुलर का मतलब जिसकी सारी साइड्स और एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल, ठीक है। तो ये था स्क्वायर। तो इट वाज सेकंड क्वेश्चन, है ना। अब करेंगे हम थर्ड क्वेश्चन। तो सेकंड, ये डेफिनेशंस आप खुद लिखो ना, आगे देखो जरा ये। अब सेकंड देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लिख सकते हो ना क्वेश्चन क्या है। उसने ये बोला है कंसीडर 2 पोस्टुलेट्स। मैं इसकी सिर्फ फिगर बनाऊंगा यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट 2 पोस्टुलेट्स दे रखे हैं अपनी तरफ से उसने। गिवन बिलो, गिवन एनी डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी, गिवन एनी डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी। यहाँ पे एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट क्या है बी, ठीक है। देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी। जो इनके बिटवीन है कहीं पे, कौन सा पॉइंट, सी। यहां पे मान लो कहीं पे क्या है, पॉइंट सी। ये सिचुएशन दे दी उसने, ठीक है। उसके बाद देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। देयर एग्जिस्ट, अब ये क्या कह रहा है, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। कह रहा यहां पे कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है, यहाँ पे 3 पॉइंट हो और दे आर नॉट ऑन द सेम लाइन। हो सकता है ऐसा पॉसिबल, कैसे होगा, देखो सेकंड सिचुएशन। मान लो यहाँ पे ए है, ए बी, और यहाँ पे कोई पॉइंट है सी विच इज नॉट ऑन इट। ऊपर लिख दो, नीचे लिख दो, यहाँ पे मर्जी लिखते हो। ये अलग सिचुएशन है, ये अलग सिचुएशन है। यहाँ पे तो ये पॉइंट, ये क्या दे दी उसने सिचुएशन, ये दे दी कि देयर इज अ पॉइंट सी विच इज लाइंग बिटवीन ए एंड बी, और यहाँ पे लिख दिया देयर आर द 3 पॉइंट्स विच आर नॉट ऑन द सेम लाइन। है भी 3 पॉइंट्स और नॉट ऑन द सेम लाइन। तो हम ये ए लिख दिया, ये बी लिख दिया, यहाँ पे क्या लिख दिया, सी लिख दिया, सिंपल। अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है। कह रहा है डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स। एनी अनडिफाइंड टर्म्स है क्या क्या है यहाँ पे अनडिफाइंड टर्म्स। अनडिफाइंड का मतलब ये है कि कोई सिचुएशन क्लियर नहीं है, कोई सिचुएशन क्लियर नहीं। अनडिफाइंड टर्म्स कौन कौन सी हैं, यहाँ पे पॉइंट है, जैसे उसमें लिखा हुआ है पॉइंट, ये आप कह सकते हो कि अनडिफाइंड है। पॉइंट्स है ना, और इन बिटवीन है, ये सारी अनडिफाइंड है। तो आपने सिर्फ ये लिख देना है देयर आर सेवरल अनडिफाइंड टर्म्स। देयर आर सेवरल, ऐसे लिख दो, SEVERAL, सेवरल अनडिफाइंड टर्म्स। देयर आर सेवरल अनडिफाइंड टर्म्स लाइक पॉइंट, है ना, और क्या इसमें पॉइंट है, बिटवीन है ना, ये एटलीस्ट 3 पॉइंट्स, ठीक है, सेम लाइन है, ये सारे अनडिफाइंड टर्म्स है। अनडिफाइंड, देयर आर सेवरल अनडिफाइंड टर्म्स, जो जिनको डिफाइन नहीं किया गया अच्छी तरह से, जिनको डिफाइन नहीं किया गया। वो कौन से, जैसे पॉइंट हो गया, इन बिटवीन हो गया। इन बिटवीन का मतलब ये बिटवीन कहाँ पे, मिड पे, या इधर सी कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है। ये सी भी कहीं पे भी हो सकता है ना, ये यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये सब ऐसी चीजें क्या है, अनडिफाइंड है, ठीक है। तो पहले डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन अनडिफाइंड टर्म्स, तो आपने लिख देना यस, यस देयर आर सेवरल अनडिफाइंड टर्म्स, पहला जी हो गया। उसके बाद आर दीज पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट, तो इसका लिख दो यस दे आर कंसिस्टेंट, यस दे आर कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट कौन से होते हैं, जो अलग अलग सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 2 अलग अलग सिचुएशन को रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या होते हैं, कंसिस्टेंट। जैसे ये अलग सिचुएशन है, ये ए है, ये बी है, ये सी है ना, और ये ए बी और ये सी यहाँ पे है, ये दोनों क्या है, अलग अलग सिचुएशंस हैं। तो इन सिचुएशंस को हम इसीलिए क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट, है ना। और जिसका मतलब ये होता है कि जो अलग अलग सिचुएशन को, मतलब लॉजिक होता है, इसका कोई लॉजिक होगा ना, उसको कंसिस्टेंट बोलते हैं। इसका लॉजिक ये है कि ये सी यहाँ पे है और ये सी यहाँ पे है ना। थर्ड क्या था, थर्ड कि डू दे फॉलो फ्रॉम एनी यूक्लिड पोस्टुलेट। सो इसका क्या है, नो, दे डज नॉट फॉलो फ्रॉम एनी यूक्लिड पोस्टुलेट, दे डज नॉट फॉलो एनी यूक्लिड पोस्टुलेट। तो ये कह सकते हो आपकी एग्जाम हो सकता है, फर्स्ट 5.1 एग्जाम हो सकता है। तो आप क्या लिखोगे, पहला देखो, पहला मैं दोबारा बता रहा हूँ, दे आर दे, ये था ना क्वेश्चन, कोई
डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स, तो आप लिख दोगे यस देयर आर सेवरल अनडिफाइंड टर्म्स। जो पॉइंट हो गया, अपना पॉइंट हो गया ना, इन बिटवीन हो गया, ये सारी अनडिफाइंड टर्म्स थी। उसके बाद था आर दीज पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट, तो जो दो अलग अलग सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है उसे क्या बोलते हैं हम, कंसिस्टेंट। ये अलग सिचुएशन थी, ये अलग थी, तो ये क्या लिखना था, यस दे आर कंसिस्टेंट। उसके बाद डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट, तो आपने लिखना है नो दे डज नॉट फॉलो फ्रॉम एनी यूक्लिड पोस्टुलेट, क्योंकि यूक्लिड पोस्टुलेट से नहीं आए हैं। तो ये था हमारा ये थर्ड क्वेश्चन है। नाउ विल डू फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज फोर्थ क्वेश्चन। इफ ए पॉइंट सी लाइज बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी, अगर कोई पॉइंट लाई करता है बिटवीन ए एंड बी, फोर्थ क्वेश्चन है ये। इफ अ पॉइंट लाइज बिटवीन द टू पॉइंट्स ए एंड बी, सपोज यहाँ पे क्या है ए, यहाँ पे क्या है बी। इफ अ पॉइंट लाइज बिटवीन ए एंड बी, इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन ए एंड बी सच दैट ए सी इक्वल टू बी सी, ए सी यहाँ पे सी है, ए सी इक्वल टू क्या है, बी सी। ये उसने हमें बोल दिया कि ए सी इक्वल टू क्या है, बी सी। देन प्रूव दैट ए सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन टू। देन प्रूव दैट, ये गिवन है, समझ लो। व्हाट इज दिस, गिवन। ये हम गिवन में लिखते हैं ना, गिवन ये है। देन प्रूव दैट, टू जो प्रूव करना होता है उसे हम क्या लिखते हैं, टू प्रूव। टू प्रूव, टू प्रूव क्या करना है, करा ए सी इज इक्वल टू, ए सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन टू। ये प्रूव करता है कि ए सी जो है वो ए बी अपॉन टू है। एक्सप्लेन बाय ड्रॉइंग द फिगर। फिगर हमने ड्रॉ कर दिया। ये कह रहा है कि सी इसके बिटवीन है बिल्कुल। अगर ए 5 है तो ये भी 5 है, तो अब ए सी क्या है, ए बी से हाफ है। ये प्रूव करके दिखाओ। तो हाउ यू विल प्रूव इट, देखो इधर प्रूव कैसे करेंगे हम। हमें क्या गिवन है कि ए सी इक्वल टू क्या है, बी सी, है ना। अब मैंने ए बी लेके आना है यहाँ पर ना, ए सी तो रखना है, ए बी लेके आना है। तो कैन बी राइट लाइक दिस। देखो गिवन क्या है, ए सी इक्वल टू क्या है, बी सी। दो तरीके, दो तीन वे से आप कर सकते हो ना। एक ये, सबसे पहले मैंने मान लो ए बी लिखा, ए बी, ए बी, ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, देखो ए बी है, ए बी को मैं ब्रेक करके लिख सकता हूं ऐसे, ए सी प्लस बी सी। कैन वी राइट लाइक दिस वे, बिल्कुल लिख सकते हैं। ए सी प्लस बी सी मिलकर क्या बन रही है, ए बी बन रही है। अब मुझे ए बी तो चाहिए, यहाँ पे ए बी रख दो, ए सी भी चाहिए, ए सी की जगह पे ए सी रख दो, प्लस अब बी सी किसके इक्वल है, यहाँ से देखो ये गिवन था ना हमें, वो क्या कह रहा था कि बी सी इक्वल टू क्या है, ए सी। तो मैं बी सी की जगह पे क्या रख रहा हूँ, ए सी, बिकॉज यहाँ पे ए बी इक्वल टू क्या है, सॉरी ए सी इक्वल टू क्या था, बी सी। तो मैंने बी सी की जगह पे क्या लिख दिया, ए सी। अब देखो ए बी, ए सी 1 ए सी प्लस 1 ए सी 2 ए सी हो गया, ठीक है। अब 2 इसके नीचे ले आएंगे, ट्रांसपोज कर देंगे हम, तो ए बी अपॉन क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू ए सी। तो ये आ गया हमारा प्रूफ, ए सी इक्वल टू क्या आ गया, ए बी अपॉन 2। दोबारा फिर सुनो, मैंने सिर्फ ए बी को दिखा, ए बी क्या था, मुझे ए बी चाहिए था, यहाँ पे मैंने ए बी लिखा, ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी लिख दिया। उसके बाद ए बी मुझे चाहिए, मैंने रख लिया, ए सी मुझे चाहिए, मैंने रख दिया, बी सी नहीं चाहिए था, बी सी किसके इक्वल था, ए सी के। ये गिवन है, ये दे रखा है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, बी सी क्या हुआ, ए सी। तो ए सी प्लस ए सी क्या हो गया, 2 ए सी, और 2 इसके नीचे आ गया। तो यही मुझे प्रूव करना था, ए सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन 2 है। सो नोट इट डाउन दिस क्वेश्चन है, आप नोट कीजिए ये क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन देखते हैं आप, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते थे, ए सी इक्वल टू बी सी है ना, ये गिवन है, यहाँ से भी कर सकते हो आप, ए सी इक्वल टू बी सी अगर करना हो तो दूसरा मेथड है। ए सी चाहिए, बी सी, वो भी यही आ जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है वैसे, बी सी बस ये ठीक है ना। आगे देखो, नाउ रीड नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे। Then in the question number 4, point C is called the midpoint of the line segment AC. अब ये देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि इन द क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ था हमारे पास, बट वाज गिवन देयर ए बी एंड सी, यहाँ पे मिड पॉइंट था। जब ए सी इक्वल टू क्या है, ए सी इक्वल टू क्या था, बी सी, ये गिवन था, है ना, दिस वाज गिवन, ये गिवन लिखा है।
गिवन। अब वो कह रहा था AC इक्वल टू क्या था, BC। ये फोर्थ क्वेश्चन की बात कर रहा है। तो इसमें ये क्या कहेंगे, C इज मिड पॉइंट। देखो जब ये 5 है, ये भी 5 है, या ये 6 है तो ये भी 6 है, 6 AC और BC 6 है या 7 है, कुछ भी है, तो इसको क्या कहोगे, C इज द मिड पॉइंट। C क्या है, C इज मिड पॉइंट, C इज मिड पॉइंट। अब वो ये कह रहा है प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। देखो भैया, अब हमें ये तो जनरल बात पता है यार, कोई लाइन है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, कोई लाइन ये है 10 सेंटीमीटर, हमें पता है अगर ये AB है तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा, C होगा। और कहाँ पे होगा, मान लो C नाम रख दिया मैंने, कितनी दूर होगा, 5 इससे 5 इससे दूर, 5 सेंटीमीटर इससे 5 सेंटीमीटर इससे, वहां पे क्या होगा, मिड पॉइंट। अब वो ये कह रहा है टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है कि वन लाइन हैज ओनली वन मिड पॉइंट, कि एक लाइन का सिर्फ एक ही मिड पॉइंट हो सकता है, ये प्रूव करो। अब पता ही है यार, इसमें 10 है, ये एक इसका एक ही एक ना, यहाँ पे जब 5 सेंटीमीटर दूर होगे तो वहां पे एक ही पॉइंट होगा, तो एक ही पॉइंट हो सकता है यहाँ पे मिड में, है ना, 2 पॉइंट थोड़ी हो सकते हैं। तो इसको प्रूव करो। तो इसको हम प्रूव कैसे करेंगे, कंट्राडिक्शन से करेंगे। हमने मान लिया लेट प्रूफ, देखो ये तो गिवन है ना, उसमें हमने मान लिया लेट देयर इज अनदर मिड पॉइंट, अनदर मिड पॉइंट दैट इज D। मान लो मैंने मान लिया यहाँ पे एक अनदर मिड पॉइंट है, दैट इज व्हाट, D मैंने एक अनदर मिड पॉइंट मान लिया जो D है, एक अनदर मिड पॉइंट मान लिया। अभी C नहीं है, लेट अस सपोज D मिड पॉइंट है, एक और है, C तो दे रखा है, उसने दे रखा है AC इक्वल टू BC गिवन में है। अब मैंने मान लिया कि D एक और मिड पॉइंट है। जब D मिड पॉइंट है तो ये क्या होगा, इफ D इज मिड पॉइंट देन व्हाट विल बी देयर, AD इज इक्वल टू क्या होगा, देखो AD इक्वल टू क्या होगा, BD होगा कि नहीं होगा, नेचुरली बात है, होगा। AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा, नो डाउट। अगर D मिड पॉइंट है तो अब AD को हम क्या लिख सकते हैं, देखो व्हाट वी कैन राइट टू AD। देखो यहाँ पे ये AD है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, AC में से माइनस CD कर दो। देखो लिख सकते हैं कि नहीं, AD को मैंने ब्रेक करके क्या लिख सकता हूँ बेटा, AD को AC माइनस, अगर AC में से माइनस CD कर दो तो वो क्या निकलेगा, AC माइनस CD, तो AD के इक्वल ही रहेगा ना। AD को ब्रेक कर दिया मैंने, किसको, AD को। देखो ध्यान से, AC में से माइनस CD कर दो तो पीछे क्या रह जाएगा, AD को मैंने ब्रेक करके ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब देखो BD, ये BD ये था, इसको मैंने क्या कर दिया, CD प्लस BC, CD प्लस क्या कर दिया, BC। कर सकते हो बेटा ऐसा आप, देखो ना, ये पॉइंट है ना D यहाँ पे। अब CD प्लस BD ये किसके इक्वल आएगा, BD के, तो BD को मैंने ऐसे लिख दिया। अब देखो AC इक्वल टू क्या है, BC है, AC इक्वल टू क्या है, BC। अब ये AC है, ये BC है, दोनों तरफ देखो, दोनों साइड इक्वल होती है ना ऐसे। तो जैसे हम ये करते हैं यार, अगर 5 प्लस x है इज इक्वल टू y प्लस 5 है, तो 5 के साथ 5 हम कैंसिल कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखो, आपने ये 8th क्लास में पढ़ाया, 7th में पढ़ाया, लीनियर इक्वेशन में, है ना। तो सॉल्विंग इक्वेशन में 5 के साथ 5 क्या हो गया, कैंसिल। अब अगर इस AC की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, BC। मान लो मैंने ये लिख दिया, माइनस CD इज इक्वल टू CD प्लस BC। अब BC के साथ मैंने BC का कर दिया, कैंसिल कर दिया, क्योंकि दोनों तरफ एक है, जहां से BC इधर लेके आऊंगा तो BC माइनस BC का हो जाएगा 0। अब क्या रह गया, माइनस CD इज इक्वल टू CD। क्या ये हो सकता है, इट इज नॉट पॉसिबल। क्या माइनस CD इक्वल टू CD हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। क्या मैं आपको ऐसा बोलूं ना, 7 इक्वल टू माइनस 7 हो सकता है, नेवर। सो इट इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो आप यहाँ पे लिख दोगे, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये क्यों आया, क्योंकि हमने एक और मिड पॉइंट ले लिया D, तो इसका मतलब क्या आ गया, दिस इज नॉट पॉसिबल। सो उसके बाद आप लिख दोगे, सो देयर इज ओनली वन पॉइंट, देयर इज ओनली वन पॉइंट, वन मिड पॉइंट ऑफ वन लाइन, देयर इज ओनली वन मिड पॉइंट ऑफ वन लाइन, ठीक है। आप ये लिख देना है, और इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, आगे यहाँ तक छोड़ दो, नो प्रॉब्लम, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो। ये देखो, ये इधर आ गया 0, उधर CD प्लस CD, ये CD उधर चला गया है,
तो ये क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 2CD, 2CD हो गया ना। अब क्या आ गया 0 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज व्हाट CD। तो CD इक्वल टू क्या आ गया 0। लेकिन यहाँ पे ये देखो, अब ये आप इसकी एक्सप्लेनेशन और भी लिख सकते हो। वैसे तो आप यहीं पे एक्सप्लेनेशन खत्म कर सकते हो कि नेगेटिव माइनस CD कैन नॉट बी इक्वल टू CD, ठीक है। तो अगर ज्यादा करना है तो आप ये भी कर सकते हो 0 इज इक्वल टू CD। तो CD कितना है, अब CD का कोई ना कोई तो डिस्टेंस है, CD का कोई ना कोई तो डिस्टेंस है ना यहाँ पे। इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब ये कब पॉसिबल है, जब CD क्या होगा 0। तो जब CD 0 होगा तो D यहीं पे आ जाएगा, एक ही पॉइंट होगा ये। सो दिस इज ओनली 1 पॉइंट। तो आप यहाँ पे भी खत्म कर सकते हो बस कि देयर इज इट इज नॉट पॉसिबल CD माइनस CD कैन नॉट बी इक्वल टू CD। सो देयर इज ओनली 1 मिड पॉइंट ऑफ 1 लाइन। सो नोट इट डाउन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब यहाँ पे। ये था 5th क्वेश्चन। अब देखो 6th क्वेश्चन। 6th में क्या दे रखा है, इन फिगर, फिगर दे रखी है वहां पे। आई विल मेक फर्स्ट फिगर। फिगर देखो इसकी, फिगर में इफ AC इक्वल टू गिवन भी साथ में लिख रहा हूं मैं। गिवन क्या है, AC इक्वल टू BD, AC इक्वल टू BD, देन टू प्रूव में क्या है बेटा, AB इक्वल टू CD, AB इक्वल टू CD प्रूव करना है। अब फिगर क्या है, फिगर देखो यहाँ पे A, यहाँ पे क्या है B, C और यहाँ पे क्या है B, ये पॉइंट है। उसने बोला था AC इक्वल टू क्या है BD, AC इक्वल टू क्या है BD, और हमें प्रूव करना है AB इक्वल टू CD। तो बिल्कुल आसान, एक ही लाइन में हो जाएगा। देखो गिवन क्या है AC, AC इक्वल टू क्या है BD, दिस इज गिवन AC इक्वल टू BD है। अब AC को मैं ब्रेक करूंगा, AC यहां से लेके यहां तक है, मैं इसको क्या लिख दूं, AC की जगह पे है ना क्या लिख सकते हैं हम, AB प्लस BC, AB प्लस BC इज इक्वल टू BD को क्या लिख दोगे, BD ये है ना, दिस इज BD, BD को क्या लिख दोगे BC प्लस CD। देखो ना BD था, BD यहां तक था, इसको ब्रेक करके लिख दिया मैंने BC प्लस CD। BC और CD को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, BD आ जाएगा। तो इसके इक्वल मैंने लिख दिया। अब इधर भी BC है, इधर भी BC है, इसको क्या कर दो, कैंसिल कर दो। BC इक्वल टू BC कैंसिल, तो क्या रह गया यहाँ पे AB इक्वल टू क्या रह गया C। यही प्रूव करना था ना, AB इक्वल टू CD, ये प्रूव हो गया। बस इतना सा था, ये 2 लाइनों में प्रूव हो गया। आगे देखो 7th क्वेश्चन, ये 6th क्वेश्चन था, दिस वाज 6th क्वेश्चन। अब देखो 7th क्वेश्चन। 7 व्हाई इज द एक्सम 5, 5th एक्सम वो है ना, होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ये 5th एग्जाम है ना, यही है 5th एग्जाम। व्हाई इज द 5th एग्जाम इन द लिस्ट ऑफ द यूक्लिड्स एग्जाम्स कंसिडर्ड अ यूनिवर्सल ट्रूथ, नोट दैट द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द 5th पोस्टुलेट। ये 5th एग्जाम है ना, 5th एग्जाम हमारा क्या है, 5th एग्जाम हमारा था भाई होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। अब वो कह रहा है ये यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों है। देखो यूनिवर्सल ट्रूथ तो सारी है, ऑल दे आर व्हाट यूनिवर्सल ट्रूथ। तो आप इसमें ये लिख सकते हो, दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ because it is true for everything and everywhere, it is true for everywhere and everything। किसी भी चीज के लिए, मान लो ये है, ये मैंने ये एक रेक्टेंगल बना दिया, इसका एक पार्ट ये काट दिया मैंने किसी फिगर का, ये पार्ट कर दिया, तो दिस विल बी व्हाट, होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ये जो पूरा था ये इस पार्ट से हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा। सो इट इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ। तो आप इसका यही आंसर लिख सकते हो। बस क्या लिखोगे आप इसका, यही कि इट इज अ true for everything and everywhere, so that's why it is a universal truth। तो इन्होंने शायद पीछे भी यही आंसर दिया है मेरे ख्याल से, देख लेते हैं एक बार। since this is a true for anything in any part of the world, this is a universal truth। बस यही लिख दो आप, it is a truth for everything and everywhere। तो ये थे आपके 7 क्वेश्चंस 5.1 के। होप आपको समझ आए होंगे ये, है ना। तो आप ये कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसी लगी वीडियो, समझ आया या नहीं आया। अगर फिर भी कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम है, ये फर्स्ट टाइम कर रहे हो आप, तो यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, है ना। अगर कहीं पे प्रॉब्लम है तो वो भी बताना, दैट आई विल सॉल्व इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।